हाय एवरीवन, वेलकम टू निशांत एकेडमी। ये बेस्ट सैंपल पेपर का पार्ट 2 है। हमने ऑलरेडी रीजनिंग के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बेस्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप आई आइकन पर क्लिक करिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, इस आई आइकन पर आपको लिंक है फर्स्ट पार्ट का, और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के पूछे जाएंगे। नाउ ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेकंड पार्ट में हम लोग जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस और क्वांट के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि दोनों से 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करा था, 50 क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। जब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर पेपर जो है वो इजी होगा या टफ होगा। क्वेश्चंस मतलब इजी आएंगे या टफ आएंगे। देखो, क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, ना ही बहुत ज्यादा टफ भी नहीं मिलने वाला, ना ही बहुत ज्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, मिक्स करके मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस टफ, कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के। लेकिन आप ये मान के चलो कि ओवरऑल जो आपको लेवल मिलेगा ना वो थोड़ा टफ मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जो बेस्ट एग्जाम जो आपका इस बार का है 2020 में इन्होंने लिया था, तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं बताई थी, लेकिन इस बार का जो पेपर है उसमें इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग मेंशन करा हुआ है। तो जैसे ही सेक्शनल टाइमिंग आ जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा। 4 सेक्शन में हर सेक्शन का टाइम, और चारों जो टाइम है वो अलग अलग है। तो ऑब्वियस है कि टाइम लिमिट की वजह से जो आपका जो पेपर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक वहां पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक प्रेशर बन जाता है माइंड में कि इतने टाइम में खत्म करना है, नहीं खत्म होगा तो पता नहीं गया वो पेपर। ठीक है, तो इसके कारण जो है पेपर का लेवल टफ हो गया। अगर आपको एग्जैक्ट पैटर्न बेस्ड जो है टोटल टेस्ट सीरीज चाहिए बेस एग्जाम से रिलेटेड, स्पेशली जो है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो 20 प्रैक्टिस टेस्ट लेकर के आया हूं मैं। निशांत एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे मिलेगा। 200 के आसपास इसकी प्राइस है, और आई थिंक कुछ कूपन कोड भी है जिसके थ्रू जो है आप और डिस्काउंट इससे ले सकते हैं। सेक्शनल टाइमिंग मेंशन है और एक टेस्ट फ्री है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बेस एग्जाम के अंडर जो पूछा जाएगा, अगर आपको डाउट है तो आप फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं निशांती एकेडमी ऐप पर। कोई भी पैसा आपको नहीं देना, सिंपली आपको एक काम करना है, निशांती एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको बैचेस का आइकन दिखेगा नीचे की तरफ। उस बैचेस के आइकन पर क्लिक करिए, देन प्लस आइकन पे क्लिक करिएगा, और आपको एक कोड इंटर करना है। आपको जो कोड इंटर करना है वो है बेस्ट एस्पिरेंट, ASPIRANT, सारे कैपिटल होंगे विदाउट स्पेस। अब इस बैच को ज्वाइन करने से फायदे आपके दो हैं। पहला, एक ऐसा ग्रुप मिलेगा जहां सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में बात कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस पूरा जो बैच है, पूरा जो ग्रुप है, मैं इसका भी मेंबर हूं। इसके अलावा एक और फायदा ये है कि अगर स्टूडेंट्स की नंबर बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी 200-300 के आसपास, तो आपको एग्जाम से ठीक 20 दिन पहले, 30 दिन पहले आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा। आप लाइव मॉक टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट करिए, ये कंप्लीटली फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अपना रैंकिंग चेक कर सकते हैं, ओवरऑल रैंकिंग आपकी क्या है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है इस बैच को ज्वाइन करने के। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पे। जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को जो सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेम्पल्स मेड बाय पब्लिक प्रेयर्स, दूसरा है अर्बन कल्चर, तीसरा है मेरा यूज ऑफ आयरन मेटल्स, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मेरा वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ जब भी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है और अगर आपके पास नोट्स की कमी है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। nishanteacademy.in ये मेरा वेबसाइट है। मेरा एक दूसरा वेबसाइट भी है जो कि निशांती एकेडमी का ही पार्ट है, दिस इज examindia.org। आप इन दोनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पे जाइए, दोनों एजुकेशनल पर्पज से ही बनी हुई है। नोट सेक्शन में जाना है, हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाइए, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस्ट नोट्स दिखेगा, उस नोट्स को लर्न कर जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है 2 तरह से आपसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन
का जो है नोट्स दिखता है, एक है जस्ट थोड़ा सा रीड कर लिया और ओवरऑल जो है जानकारी मिल गई, एक है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनता है कि जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस तरह की चीजें होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस बेस पे जो है आपको क्वेश्चंस मिलेगा वेबसाइट पे। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे प्रोमिनेंट फीचर पूछा गया है कि क्या प्रोमिनेंट फीचर था वहां का इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो दो ऑप्शन जो है ऐसे ही गलत हो जाता है यहाँ पे। एक तो है मेरा टेम्पल्स मेड फॉर पब्लिक प्रेयर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर नहीं था, ठीक है, वहां के लोग जो है मंदिरों में जाकर के पूजा नहीं करते थे। जो एक्सकेवेशन हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहां पे एक भी मंदिर नहीं मिला है, तो ये प्रूफ है कि वहां पे टेम्पल्स नहीं हुआ करता था, ठीक है। लोग पेड़ की पूजा कर सकते थे, नेचर की पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों में जाकर के पूजा नहीं करते थे। दूसरा एक यहाँ पे ऑप्शन ये भी गलत है, यूज ऑफ आयरन मेटल। आयरन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए अननोन था, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अर्बन कल्चर सही ऑप्शन है। वर्शिप और मदर गॉडेस, अब देखो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, अर्बन कल्चर भी सही है और वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस भी सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोस्ट वर्ड ऐड किया है, ठीक है। मतलब क्या मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो दोनों ही सही फिगर थे, मतलब सही फीचर थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही थे, लेकिन इसमें जो ज्यादा प्रोमिनेंट था वो था वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो माता को सुप्रीम मानते थे, लेडीज को सुप्रीम मानते थे और वो उनकी पूजा करते थे। मदर गॉडेस की वहां पे मूर्तियां मिली हैं। ये बिलीव होता था कि वो जो लेडीज होती थी उसे सर्वोपरि मानते थे। जैसे कि आप वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें जो पिता होता है वो प्रधान होता है परिवार का, इसमें जो माता थी वो प्रधान होती थी पूरे परिवार की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर वो क्या है जो बाकी सब सिविलाइजेशन से इसे अलग बनाता है, वो है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 52 नंबर का क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पेरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने किस तरह का पेरियोडिकल जो है पत्रिका जो है किस तरह की प्रकाशित की थी। 4 ऑप्शन है आपके और जो सही आंसर है इसका, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन। नाउ महात्मा गांधी की बात हुई है और साथ में साउथ अफ्रीका की भी बात हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 1893, 1893 ईस्वी में ये जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हु हैड फाउंडेड दी अनुशीलन समिति इन कोलकाता। अनुशीलन समिति जो है कलकत्ता में प्रेजेंट है, इसके फाउंडर कौन है, तो प्रमाथ नाथ मित्रा इसके जो है रियल फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 हमें कहता है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो विजयनगर किंगडम है इसका जो फर्स्ट डायनेस्टी था वो था मेरा संगमा डायनेस्टी, तो संगमा इसका राइट आंसर होगा। कब बना था संगमा डायनेस्टी, तो 1336 में इसे बनाया गया था। और किसने बनाया था, तो हरियर और बुक्का ने बनाया था, हरियर एंड बुक्का ने इसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा IMF। जो फुल फॉर्म होता है IMF का वो है मेरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाउ IMF से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। IMF जो है एक इंटरनेशनल जो है संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सर्वे कंडक्ट करती है उन कंट्रीज के लिए जो इनके मेंबर है, जिससे वो चेक कर सके कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप हुई है या कितना ज्यादा डेवलपिंग स्टेज में है। जो सर्वे का जो कोर एरिया होता है IMF का वो होता है मेरा GDP, मतलब GDP के बिहाफ पे ये चेक करती है कंट्रीज को। इन्फ्लेशन के बिहाफ पे चेक करती है कि कितना इन्फ्लेशन है वहां पे, महंगाई कितना है। और फिस्कल बैलेंस फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नाउ 55 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा इसका आंसर। जो नासिक शहर है वो गोदावरी सिटी में बनाया गया है, तो मतलब उसके किनारे बसाया गया था, तो जो गोदावरी जो है ये इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एरिया के अनुसार जो है सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और आंख बंद करके बहुत सारे बच्चे तो टिक मार्क कर देंगे अंडमान एंड निकोबार, जो कि करेक्ट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा 58, स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, जब भी लोकसभा में जब भी इलेक्शन होता है और उस दौरान डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डेडलॉक होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, दो पार्टी होगी, एक रूलिंग पार्टी होगी और जो दूसरी पार्टी होगी वो होगी मेरी, एक को रूलिंग पार्टी कहते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है अपोजिशन पार्टी। अब दोनों में जब इलेक्शन होता है तो हो सकता है कि दोनों के नंबर ऑफ वोट जो है सेम पड़े किसी चीज के लिए। तो उस सिचुएशन में जब दोनों के वोट इक्वल हो तो एक डेडलॉक वाला सिचुएशन आ गया, मैच ड्रॉ हो गया वहां पे। तो वहां पे एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, एक साइड की तरफ पक्ष ले और जो है किसी एक को जिता दे। ये काम जो है स्पीकर करता है लोकसभा का, और जिसके कारण इस तरह की जो वोटिंग होती है इसे हम लोग कहते हैं कास्टिंग वोट। ठीक है, मतलब जो वोट स्पीकर देता है इस तरह से उसे कहते हैं हम लोग कास्टिंग वोट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा कास्टिंग वोट। जब लोकसभा की बात हुई तो लोकसभा का जो अभी स्पीकर है प्रेजेंट में वो कौन है, तो ओम बिरला। जैसे आपने देखा भी होगा, पता भी होगा, ओम बिरला जो है अभी लोकसभा के स्पीकर है। अगर राज्यसभा की बात आए तो आप बोलोगे क्या सर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होता है और वेंकैया नायडू जी जो है अभी जो है इसके प्रेसिडेंट, इसके स्पीकर है। राज्यसभा का स्पीकर अभी कौन है, तो वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू पूरा फुल फॉर्म हो गया। 59 जो है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन द प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लांट में ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो वाटर के एब्जॉर्प्शन को और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बोरोन। बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसे हम लोग माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, कम क्वांटिटी में, ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं इसे, कम क्वांटिटी में जो है बॉडी को चाहिए होता है। और इसके कारण जो है बहुत सारी चीजें होती हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि जो एक्टिव सॉल्ट होता है, एक्टिव सॉल्ट मतलब आयनिक सॉल्ट जिसे कहते हैं हम लोग, उसे एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो है फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग होती है प्लांट की, उसमें ये हेल्प करता है, उसे अफेक्ट करता है। पॉलन जर्मिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये ट्रेस क्वांटिटी में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, जिसके कारण इसे माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, माइक्रो नेसेसरी एलिमेंट कहते हैं। उसी को दूसरा नाम उसका ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, TRACE। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द ग्रीनिंग ऑफ प्लांट। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के ग्रीनिंग में हेल्प करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रीनिंग में हेल्प करना मतलब क्लोरोप्लास्ट बनने में हेल्प करना, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, अगर अर्थ का रोटेशन अगर जो है उसका स्पीड जो है वो बढ़ जाए, द वेट ऑफ द बॉडी विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लो कोई बहुत मतलब कोई ऐसी चीज है जो घूम रही है, जैसे कि मेरी गोल्ड जो होता है, ठीक है, तो अगर वो बहुत स्पीड से घूमता है तो उस सिचुएशन पे जब आप उसके सरफेस को टच करोगे, मतलब आप उसकी बॉडी के अंदर होगे, उसके अंदर होगे, तो उस सिचुएशन में जो आपका वेट होता है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा डिक्रीज हो जाना। जब अर्थ का रोटेशन जो है वो बढ़ जाएगा तो उस समय हमारा शरीर का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें एक ऐसा नाम बताना है ऑप्शन में से जो कि हीट का, उष्मा का जो है सुचालक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा मी का, जो पहले जो आपका रेगुलेटर होता था बड़ा वाला साइज का, तो उसमें आप देखोगे कि अंदर की तरफ जो है 2 मीका का प्लेट लगाया जाता था दोनों साइड से, ताकि जो है करंट ना जाए इधर उधर। 62 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी कमोडिटी का, किसी भी वस्तु का जो डिमांड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अब देखो सारी चीजें आ रही है, पॉलिटी आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, इकोनॉमी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, यार ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है, ये भी करना है, कैसे होगा। निशांत एकेडमी ऐप पर आपको एक कोर्स दिखेगा जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज के नाम से। हालांकि ये कोर्स मैंने अभी ही स्टार्ट किया है और इसे बनने में, पूरा कवर होने में, कंप्लीट होने में मुझे मिनिमम 4 महीने का समय चाहिए, क्योंकि कोर्स जो है जीएस का वो बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज के अंदर आपकी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 5 चीजें आती हैं, लेकिन बहुत कुछ है इसके अलावा भी। तो मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करूंगा और आपको वो सिलेबस की लिस्ट आपको उस कोर्स के अंदर मिल जाएगी, जिसमें आपकी हिस्ट्री के सारे टॉपिक होंगे, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा जनरल नॉलेज है। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में कवर करेंगे, जिसकी प्राइस जो है वो एक्चुअल में 3000 है। तो डिस्काउंट दे करके एट द मिडल ऑफ द कोर्स, जब 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको 2000 के आसपास दिखेगा ये कोर्स। लेकिन अभी चूंकि मैंने ये कोर्स स्टार्ट करा है, तो जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में वो एनरोल हो सकते हैं मात्र 100 रुपीज पे करके। 100 रुपीज एनरोलमेंट चार्ज है इसका, और आपको 100 रुपीज में ये कोर्स 1 साल के लिए मिलेगा, 1 ईयर के लिए मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन मैं कमिटेड हूं कि 4 मंथ तक के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि वो आगे फ्यूचर में और भी बहुत सारे एग्जाम देंगे जहां पे जनरल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कोर्स की तरफ एक बार देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे इकोनॉमी की क्वेश्चन की। तो इकोनॉमी का ये जो क्वेश्चन है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन। देखो क्वेश्चन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन्हें पता नहीं ये क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी कमोडिटी हो गई, कोई भी सामान हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, उसका जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है। डिमांड मतलब अगर कोई मांग कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यों मांग करेगा, एक तरह से आप ये समझो। तो मान लो कि आप हो, ठीक है, एक पर्सन, और आपको एक वस्तु चाहिए, आपको लग रहा है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, एक मुझे लैपटॉप चाहिए, तो मैं डिमांड करूंगा मार्केट में जाकर के मुझे ये लैपटॉप चाहिए। तो कब मैं डिमांड करूंगा? तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है कि जब मेरे पॉकेट में पैसे होंगे, ठीक है, यानी कि जब मेरे पास मेरा परचेसिंग पावर होगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु का जो डिमांड होता है वो तब आता है उस पर्सन, किसी भी पर्सन के पास, जब उसके पास उसकी परचेसिंग पावर होती है, उसके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो खरीद सके। अब परचेसिंग पावर का मतलब पॉकेट में पैसा होना, सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो परचेसिंग पावर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड, इसमें से कौन सा जो है वो रॉन्गली पेयर्ड है। देखो वेस्ट बंगाल का जात्रा जो है ये फोक डांस है इसका, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, गुजरात का गरबा है, केरला का जो है कारागम नहीं है। सर कारागम किसका होता है आप पूछोगे, तो कारागम जो है वो तमिलनाडु का डांस है, ठीक है, तमिलनाडु का डांस है कारागम। तो केरला का डांस क्या है, बहुत सारे डांस है केरला के, हम लोग आपको, अगर आपको जानना है कि आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो निशांत की एकेडमी के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर का नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक कवर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एंजल फॉल सिचुएटेड। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट किया होगा, कोई भी एग्जाम 2-3 साल से अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता रहता है। एंजल फॉल जो है एक ऐसा फॉल है जो जिसे आप कह सकते हो कि सबसे लंबा है, इस सेंस में कि अनइंटरप्टेड होता है, मतलब एक बार जो ऊपर से गिरना शुरू होता है एकदम डायरेक्ट नीचे गिरता है, कहीं पे मतलब बीच में इधर उधर कहीं पे किसी भी चट्टान पे पटकाता नहीं है, मतलब फ्लो जो है वो एक ही बार ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल जो है वो है मेरा एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है वो चुरून रिवर, चुरून CHURUN होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो चुरून रिवर पे प्रेजेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मेरा चुरून होगा। इसके अलावा आप ये जान लो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि एंजल फॉल जो है कहाँ पे सिचुएटेड है,
तो वेनेजुएला में जो है एंजल फॉल है, वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है तावा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो तावा रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तावा रिवर नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं 67 पे। क्वेश्चन नंबर हमें 67 कह रहा है कि इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना, इसे जो है नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था वो 1965 में है। 1965 में इसे जो है नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था। मैं थोड़ा सा डाउट हूं यहाँ पे 1965 है या 1968 है। आप एक बार इसे जरूर चेक करना, गूगल कर लेना कि जो है बांधव नेशनल पार्क जो है इसे कब जो है एज अ नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया था। मुझे इसमें डाउट है 65 या 68 में से, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 है पेंटेन हैज डैश अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का टर्म है। आइसोमर क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ कि सपोज करिए पहले पेंटेन है, तो पेंटेन का जो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा C5H12। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। देखो जो ये जो C5 है मतलब ये तो एक कंपाउंड हो गया C5H12, लेकिन अगर जैसे मैं उस पूरे मॉलिक्यूल को पेंटेन को खोल करके दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में ऐसे रहेंगे और चारों तरफ जो है हाइड्रोजन इस तरीके से रहता है इसमें। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वैसे ही इन सब जगहों पे हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से जो है एक पूरा मॉलिक्यूल के अंदर में एटम है, मतलब पेंटेन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंपाउंड की जो क्या करता है कि एटम्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करता है। इस तरीके से अरेंज करता है कि जो नंबर है वो नंबर वही रहे, मतलब जो कार्बन जो C जो 5 है वो C5 ही रहेगा और H जो है 12 ही रहेगा, लेकिन जो तरीका है अरेंज होने का वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसे अरेंज है, लेकिन अगर वही मैं इसे जो है यहाँ पे ना लगा करके, इस वाले पॉइंट पे ना लगा करके अगर मैं इसे ऐसे लगा दूं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे कार्बन लगा दिया और फिर इससे जो है मैं क्या कर रहा हूँ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो इस तरह से क्या हो गया, आप देखो कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो जो 4 आपको एक साथ दिख रहा है और एक जो C है वो एक C के साथ आकर के यहाँ पे अटैच होकर बीच में घुस गया। तो इस तरह से क्या है, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, आप काउंट करोगे वही दिखेगा C5H12, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो कुछ और तरीके से आ गया, मतलब पर आदमी वही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया। तो इस तरह का जब भी इस तरह का जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्पेशली किस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो पेंटेन है इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं ये आपसे पूछा गया है। आइसोमर्स कहते हैं, मतलब ये जो कंपाउंड बन गया अलग अलग तरह का तो इसे हम लोग कहेंगे मर्स। तो कितने आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 इसके आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? तो एक जो लंबा वाला जो आपको मैंने पहले दिखाया था उसका नाम है एन पेंटेन, एन बोलते हैं उसे, तो एन पेंटेन हो गया। एक था मेरा आइसोपेंटेन जो कि ये है, और एक होता है मेरा नियोपेंटेन जो कार्बन जो है बीच में आकर के जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, मतलब जो है उसमें कार्बन ऐसे रहेगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बीच में एक कार्बन हो गया। तो 4 और 1 5 कार्बन और 4 बाकी सबके हाथ में जो है आप हाइड्रोजन दे दो। अगर आपने 11-12 में फिर साइंस लिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा ये सारी चीजें। तो जो पेंटेन के कितने हैं आइसोमर्स होते हैं? तो 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन? एन पेंटेन, नियोपेंटेन और जो तीसरा था वो था मेरा आइसोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट। कौन सा ऐसा ड्रग है जिसे एज एन एंटी डिप्रेसेंट के रूप में यूज करते हैं हम लोग? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा बुप्रोपियोन। तो बुप्रोपियोन जो है
इसका 2 यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये सब चीज रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि बायो में यही सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं, कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है जिसके कारण से लगता है कि हाँ थोड़ा सा लेवल है इसका। और चूंकि जो है बेस एग्जाम का जो पेपर है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा, ग्रेजुएशन बेसिस का होगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन तो 100% ऐसे मिलेंगे जो थोड़े अलग हों, थोड़े अच्छे हों। तो बुप्रोपियोन जो है ये इसका राइट आंसर है। बुप्रोपियोन का 2 यूज है, इसे एज एन एंटी डिप्रेसेंट भी लिया जाता है और इसे एज एन एंटी स्मोकिंग भी यूज किया जाता है। मतलब अगर किसी को स्मोकिंग छुड़ाना हो तो हम लोग उसे बुप्रोपियोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है चाइना हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 71। क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पुराना भी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी आपके पेपर में आएगा। और जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है इसका मैस्कॉट जो है क्या था, बहुत अलग था, हटके था, इसीलिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नाम याद हो जाएगा एक बार में। धाकड़ कहते हैं इसे, ठीक है, धाकड़। ये जो है पहला बार जो है थोड़ा अलग हटके मैस्कॉट जो है वो दिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स दी पीएम दक्ष योजना। नाउ पीएम दक्ष योजना ये भी जो है आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीएम दक्ष का जो पूरा नाम है इसे कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़ने में, लेकिन पढ़ लेना, हितग्राही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पीएम दक्ष को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री दक्ष, दक्षता होगा, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। लास्ट में योजना आएगा, YOJANA योजना। ठीक है, तो ये जो पीएम दक्ष योजना है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है या इम्प्लीमेंट किया है या इनिशिएटिव लिया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। जो राइट आंसर है वो है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 है What is the official motto of 2022 एशियन गेम्स। जो 2022 का एशियन गेम्स है उसका ऑफिशियल मोटो क्या था? तो इसका ऑफिशियल मोटो है हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 75 है who has been appointed as the new chief economic advisor to the government of India। जो नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं इंडिया के वो कौन है? तो इनका जो नाम है वो है मेरा भी अनंथा। तो भी अनंथा नागेश्वरण भी अनंथा याद रखना। कुछ एक मतलब सारा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा नाम याद कर लो, याद कर लिया तो अच्छी बात है। तो कुछ एक छोटा सा टॉपिक, जैसे मुझे सिर्फ इतना ही ध्यान में था कि भी अनंथा है, भी अनंथा जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस थे जीएस के। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। इसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 1 4 टू द लाइन x + y = 4। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट्स दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है मेरा x + y = 4, इस तरह के इक्वेशन में 4 को 4 × 1 लिखा जा सकता है। सो फाइनली x/4 + y/4 = 1, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो x/a + y/b = 1 इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है, या इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जिसमें a जो है वो x एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है और b जो है वो y एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, क्वांट से रिलेटेड अगर आपके डाउट है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, आप वो देख सकते हैं, आपकी सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी।
या फिर निशांती एकेडमी ऐप पर क्वांट से रिलेटेड बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे कोर्सेस है, जहां पर आपको पूरा क्वांट जो है कवर करवाया जा रहा है। अर्थमेटिक के सारे पोर्शंस लगभग में खत्म हो गए हैं, तो बचा हुआ है वो है मेरा हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन और डीआई का पोर्शन, वो भी हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। आप चाहें तो उस कोर्स को भी देख सकते हैं ना। यहाँ पे मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 × 1 है। यहाँ पे 4 को मैं इधर लेकर के आया तो मेरा x एक्सिस और y एक्सिस निकल गया। ये समझाने के लिए था, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसे, कोई इसमें मतलब बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे 4 आपको ये देखना है, 4 × 1 है, तो यानी कि ये जो 4 है वो इधर आएगा तो x/4 होगा और y/4 होगा। यानी जो सपोज अगर मैं एक प्लेन बनाऊं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसे, तो अगर ये 1 है, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो ये जो 4 हो गया, ये हो गया मेरा x एक्सिस इंटरसेप्ट, और y इक्वल्स टू 1, 2, 3 और फिर 4, ये जो हो गया ये मेरा हो गया y एक्सिस इंटरसेप्ट। अब ये y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4, अगर मैं एक इस तरह से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये जो होगा ये मेरा ये जो लाइन इस तरह से मैं बनाऊंगा तो ये जो होगा ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है किस पॉइंट का, 1 और 4 का। तो 1 यहाँ पे आया और उसके बाद 1, 2, 3 और फिर 4 यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा 1 और 4, मुझे इसका रिफ्लेक्शन बताना है अगर ये लाइन एज अ मिरर काम कर रहा है तो। अब बताओ, अगर सपोज करो ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला लाइन, अगर ये एक मिरर होता है इस तरह से और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा रहता तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इसके ठीक अपोज पे बनता है, सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे बनेगा मतलब कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। ये पॉइंट है कितना, तो ये तो 0 है सर। उसके बाद यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, तो 0 और 3 पे जो है ये मुझे ये वाला पॉइंट दिखता है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट था 1, 4, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 0, 3। 0, 3 ऑप्शन में है, यस सर। तो 76 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100। 100 की जितने भी फैक्टर्स हैं मुझे उसका क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। 100 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 × 3 आता है, तो 3 आ गया। 100 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो 5 नहीं हो सकता, 5 हो गया, सॉरी 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, 15 में 3 आता है, 5 3 15, तो 15 में नहीं होगा, 16, 17, 18, 19 नहीं होगा, 20 होगा। उसी तरीके से फिर 25 होगा, फिर 50 होगा, फिर 100 होगा। मतलब जो 100 का फैक्टर है वो ये सारा हो गया। मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है, तो कैसे क्या करेंगे, सबको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितना नंबर हो गया, 9 है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 7 5 12, 12 और 10 22, 22 और फिर 20 जो है वो मेरा कितना हो गया, 42। ना 42 × 25, तो 42 + 20 62, 62 + 5 कितना हो गया, 67, 67 और फिर इधर हो गया 150, तो यानी टोटल हो गया 217। 217 को डिवाइड करना है किससे, तो 9 से, तो टोटल डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जो आएगा वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है 217/9, तो यही आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 79 नंबर का क्वेश्चन। अ नंबर 1 इज कॉल्ड, जो नंबर 1 होता है, 1 को ना ही हम प्राइम नंबर कहते हैं ना ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, तो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैड टू सेंड x यूनिट ऑफ फूड टू 100 सोल्जर expected to stay for 20 days. If the number of soldiers turned out to be 150, then the company should exceed the supply by what value? क्वेश्चन यहाँ पे ये है 79 नंबर का क्वेश्चन है कि जो है x यूनिट को जो है x यूनिट ऑफ फूड भेजा गया, सॉरी 100 सोल्जर्स के लिए जो है x यूनिट ऑफ फूड भेजा गया जो कि 20 दिन तक चलेगा।
तो क्वेश्चन है कि अगर सोल्जर्स का नंबर जो है 150 निकल जाए तो उस सिचुएशन में कितना और फूड जो है मंगवाना पड़ेगा या कितना फूड चाहिए होगा, जरूरत पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 20 डेज जो है ये फिक्स हो गया, 20 दिन के लिए खा रहा है सबको। तो 100 सोल्जर्स हैं वो x यूनिट ऑफ फूड खाते हैं, तो 150 सोल्जर्स होंगे तो ज्यादा खाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई, हमें जो दूसरा वाला फाइंड करना है उसे हमने मान लिया y, यहाँ पे y हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू जो मेरा जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा 150x बाई 100। इसे सॉल्व करेंगे 3x अपॉन 2 निकला। अब ये जो 3x अपॉन 2 है यानी कि ये जो 150 सोल्जर्स हैं वो इतना खाना खाएंगे। तो क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा खाना खा रहे हैं। देन द कंपनी शुड एक्सीड द सप्लाई बाई व्हाट वैल्यू, तो कितना ज्यादा वो बनाएगी। पहले x बनाती थी, अब 3x बाई 2 बनाएगी, तो यानी 1.5 जो है ज्यादा बना रही है। तो मतलब ज्यादा कितना बना रही है, सॉरी, तो 1.5 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ। मतलब 3/2 से अगर मैं यहाँ पे 1x है यानी कि x है, इसे माइनस कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, हाफ x हो जाएगा। हाफ x बोले तो 0.5x, यानी कि जो ऑप्शन 3 है वो मेरा राइट आंसर होगा। 79 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 59। 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 3 हो गया, 3 6 7 8 9, इनका जो एवरेज है वो है मेरा 59। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, जो बीच में आता है, जो मिडिल में रहता है। तो जब भी ऑड बोले तो बीच में एक ही संख्या रहेगा। 9 है तो 4 इधर कर लो और फिर 4 इधर कर लो, तो ये जो होगा ये मेरा बीच वाला नंबर हो गया, यही एवरेज है, यानी कि यही दिया है 59। अब क्वेश्चन है इफ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स आर एडेड, अगर पहले का एक नंबर और फिर बाद का एक नंबर और ऐड करेंगे, एडेड इन 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये जो 9 नंबर जो मुझे गिवन था इसमें स्टार्टिंग वाला और बाद वाला इकट्ठा और ऐड कर दिया गया, देन द न्यू एवरेज ऑफ द सीरीज विल बी, तो जो नया एवरेज होगा वो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, वही होगा। मतलब देखो बीच में तो वही आ रहा है ना, 59 ही आएगा। दोनों तरफ जब ऐड करेंगे, अगर एक तरफ ऐड करेंगे तो अलग हो जाएगा, तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो क्या होगा, हर केस में जो है मतलब दोनों तरफ हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो बीच में हर सिचुएशन पे 59 ही रहेगा, यानी जो 59 है वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आते हैं। गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है सर्कल का सेंटर है, AE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AE जो है वो है मेरा 5, EB इक्वल्स टू 11, EB इक्वल्स टू ये पूरा कितना हो गया 11, AD इक्वल्स टू 4, ये है मेरा 4। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का जो रेडियस है वो मुझे बताओ कितना होगा। ठीक है, हम मान लेंगे ये जो रेडियस है वो r है, तो इधर वाला ये भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा 4 + 2r हो गया। इधर का ये टोटल कितना हो गया, ये था मेरा 11 और इधर का है मेरा 5, तो 11 5 कितना हो गया 16, और इधर कितना हो गया 4 + 2x हो गया। ठीक है, तो यानी कि अब देखो ये इसका एक फॉर्मूला आता है, मतलब होता है, सपोज ये मेरा सर्कल है, ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बना दिया, फिर जो है एक इधर बना दो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के इधर से गया है तो ये टेंजेंट है, और सर्कल को काटते हुए जाता है तो सेकंड बनता है वो। अब इसका नाम दे दिया मैंने A, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, यहाँ पे सेकंड से क्वेश्चन था ना, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम जो है मुझे फॉर्मूला सिर्फ आपको बताना है कैसे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सपोज ये सर्कल है, इस तरीके से गया, ये सेंटर है, पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम O मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसका नाम ले लिया P, इस पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं Q, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं R। तो जो फॉर्मूला है वो है मेरा यहाँ से यहाँ तक पहले होगा OB इंटू फिर यहाँ से यहाँ तक होगा OA, तो इधर क्या हो जाएगा OP, फिर इंटू फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, दैट इज OR। OB इंटू OA इक्वल्स टू OP इंटू OR, ये फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा हो जाएगा 5 × 16 इक्वल्स टू 4 ×
4 + 2x। अब 4 से ये कैंसिल होगा, 4 4 जा 16। अब जो है यहाँ पे 5 चौके कितना हो गया 20 इक्वल्स टू 4 + 2r। अब जो है ये मेरा 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 4 गया कितना बचा 16। 2 से ये कैंसिल होगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो x इक्वल्स टू x यानी एक्चुअली r है यहाँ पे, तो ये जो r है r इक्वल्स टू मुझे मिल गया 8। तो r जो है हमसे r पूछा था 8, तो 8 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप ये ध्यान रखना, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है। आपको इस तरह का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर AB का मिड पॉइंट है, फिर E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। इन तीनों को मिला के ट्रायंगल, फिर उसका मिड पॉइंट है, फिर उसका मिड पॉइंट है, फिर उसका मिड पॉइंट है, फिर अंदर में एक ट्रायंगल, फिर मिड पॉइंट लिया, फिर ट्रायंगल, इस तरह से। तो हमें याद रखना है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं DEF, ये जो ट्रायंगल है DEF, ये इसके बाहर वाले ट्रायंगल का 1/4 होता है, मतलब 1 2 3 और ये और एक 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा जब भी हम लोग ऐसे बनाते हैं तो डायग्राम। तो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, AC एंड BC एंड सेम एज फर्दर, जैसे कि दिख रहा है आपको ABC, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो है मेरा 64 यूनिट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल XYZ जो अंदर वाला ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया बताना है, तो बहुत सिंपल है, 64 लिखा। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बाहर का 1/4 हो जाएगा। फिर उसके अंदर वाला ये जो ट्रायंगल होगा ये फिर इस बाहर का 1/4 हो जाएगा, और फिर उसके अंदर वाला ये जो होगा ये बाहर वाले का 1/4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 से ये कट जाएगा तो 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट जो है वो इसका आंसर होगा। तो 1 स्क्वायर यूनिट कौन सा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन है, अ मैन गेन 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। कोई सामान था, उसे 100 रुपए में, जैसे मान लेते हैं मुझे नहीं पता कि कितने में बेचा है, लेकिन वो क्वेश्चन है कि वो गेन करता है 30% का जब उसे बेचता है सर्टेन प्राइस पे। तो 100 रुपए का मान लेते हैं ये CP है, 100 रुपए में खरीद के लाया है बंदा, तो 100 रुपए का सामान है, उसे बेच के प्रॉफिट कमाया है वो 30 रुपए का, तो यानी वो बेचा कितने में होगा, 130 रुपए में। ठीक है यहाँ तक। इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल, अगर जो सेलिंग प्राइस है उसे डबल कर दें, तो 130 को डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। देन द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा, तो 100 रुपए में खरीदा था 260 में बेच दिया, यानी 160 रुपए का प्रॉफिट 100 में 160% हो जाएगा, तो 160% जो है ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 84 का, x + y = 10 और xy = 3। तो मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x⁴ + y⁴ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a + a² + b² का होल स्क्वायर और फिर -2x² y²। ठीक है। अब ये जो अंदर में देखो x² + y² है, इसका फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab, और फिर बाहर में जो है ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर लगा दिए हैं, और फिर -2, फिर उसके बाद x² y²। अब ये जो x + y है, x + y की वैल्यू मुझे गिवन है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, -2xy, xy = 3 है, 3 × 2 = 6 है, फिर इसका स्क्वायर हो गया, फिर -2, फिर उसके बाद x² y², तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब 100 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो मुझे दिखेगा 94, 94 का स्क्वायर -9 दूना 18, 94 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 94 का स्क्वायर होगा 8836, 8836 से अगर मैं 18 को माइनस कर दूं तो मुझे जो दिखेगा वो होगा 8818, तो इसका आंसर है मेरा 8818, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 120%। जो एक कोन है उसका रेडियस को 120% इंक्रीज कर दिया गया, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%, और उसका हाइट जो है उसे 50% डिक्रीज कर दिया गया। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड है, एक परसेंटेज वाले मेथड से भी किया जा सकता है जिसमें a + b - ab/100 वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे परसेंटेज वाला वैल्यू जो है थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे उससे करने में दिक्कत होगी। आप अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही सुपर फास्ट है तो आप कर सकते हो,
लेकिन मेरा मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे जो है दूसरा वाला मेथड इजी भी लगता है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर लूंगा उससे। 120% का मतलब कितना होता है, बोलोगे 12/10 यानी 6/5। तो 6/5, तो जो कोण का जो रेडियस है वो 6/5 इंक्रीज होता है। 6/5 इंक्रीज होता है मतलब अगर रेडियस पहले 5 था तो अब उसमें 6 और बढ़ जा रहा है, यानी कि R1 अगर 5 होगा तो R2 इक्वल्स टू 6/5 कितना हो जाता है, 11 हो जाएगा। तो R2 11 हो जाएगा। हाइट जो है 50% डिक्रीज होता है। 50% का मतलब होता है 1/2 हाफ, यानी पहले अगर 2 हाइट था तो एक कम जाएगा तो एक बचेगा, यानी पहले h1 इक्वल्स टू 2 था तो अब जो h2 है वो कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 हो गया। तो वॉल्यूम में बोल रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो पहले जो वॉल्यूम होगा V1 होगा। कोण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। r की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू h कितना हो गया 2। इसे सॉल्व करेंगे 25 गुना 50/3 पाई होगा। ठीक है, ये फर्स्ट V1 निकला। हम लोग V2 निकाल सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर, फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/3 इंटू पाई देन r² कितना है मेरा, r² है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इंटू h कितना है 1। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 121/3 इंटू पाई। ये हो गया मेरा वॉल्यूम 2। तो क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो 50/3 से बढ़ करके कितना हो गया 121/3, यानी कितना 50 60 70 71/3 पाई, इतना जो है ये इंक्रीज हो गया। तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया, तो 71/3 पाई और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 50/3 पाई इंटू 100। सॉल्व कर देंगे इसे, 3 3 कैंसिल होगा, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 142। तो 142%, 142% ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 86 पे। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। CD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सपोज ये डायमीटर है, नाम है इसका CD, और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल ABC इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। ABC इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। ABC यानी ये जो है ये मुझे गिवन है 120 सेंटीमीटर। ACD मुझे ये वाला एंगल फाइंड करके बताना है कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी हम लोग सेमी सर्कल पे जब भी ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह का ACD, तो एंगल CAD जो है वो 90 होता है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका प्रॉपर्टीज होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो ये 120 है तो इधर वाला जो होगा दोनों मिला के 180 होगा, तो इधर वाला कितना हो गया 60 हो गया। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 9 6 15, ये 30 डिग्री होगा। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। तो 86 नंबर का आंसर कितना हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हम्म 87 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इफ A's इनकम इज 65% मोर देन B's इनकम। A का जो इनकम है वो 65% ज्यादा है B के इनकम से। मतलब अगर A का इनकम 100 रुपया है तो B का इनकम 65 रुपया ज्यादा होगा, यानी 165 रुपया होगा। तो क्वेश्चन है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ B इनकम इज लेस देन दी A इनकम। तो B का इनकम A के इनकम से कितना कम है। बहुत सिंपल है, 65 रुपया ही कम होगा, लेकिन 165 से कम होगा ये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में निकल आएगा। 13 25 65 होता है ना, 5 से कटेगा ये 13 बार में, 5 से 5 या 15, 5 से 15, यानी 1300/33। 1300/33, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, तो हमको तो 39 एंड 13/33 ये जो है इसका आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एंड अ स्फीयर आर इक्वल। दो तरह का एरिया है, एक है मेरा क्यूब का और जो दूसरा जो एरिया है वो है मेरा स्फीयर का, गोलक का।
और कह रहा है दोनों का एरिया इक्वल है, तो क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है मेरा 6a² फॉर्मूला, और जो मेरा स्फेयर है उसका एरिया होता है 4πr²। ये दोनों इक्वल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी a²/r² इक्वल्स टू 2π/3 ये निकलेगा मेरा। और मुझसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा a³ और फिर रेशियो बोला है यानी कि डिवाइड, और जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है मेरा 4/3 πr³। मुझे ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, दोनों का रेशियो क्या होगा। नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेरा 3a³ डिवाइड बाई 4πr³, ये मुझे दिखेगा। इसे लिख सकते हैं 3/4 a³ और पाई को पहले अलग कर देते हैं, 1/π को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आंसर पाई में गिवन है। हाँ ओके, अब यहाँ पे a³ डिवाइड बाई r³ है, इसे लिख सकते हैं a²/r² इंटू a/r। तो 3/4 एज इट इज, 1/π को वैसे ही रखना है, a²/r², इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 2π/3 इंटू a/r। देखो a/r निकालेंगे तो a/r इक्वल्स क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 2π/3 का रूट मुझे दिखेगा, यानी अंडर रूट मुझे 2π/3 दिखेगा। क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 2 जा 4 कट गया, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/2 देन अंडर रूट 2π/3 ये दिखेगा। अब ये 1/2 रूट के बाहर है, अगर अंदर जाएगा तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली मुझे दिखेगा 2π/4 3 जा 12 रूट 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 बार में, यानी π/6 का रूट। तो π/6 का रूट यानी रूट पाई इंटू रूट 6 इज टू रूट 6, यानी ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। 89 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89 है मेरा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:9। दो नंबर हैं जो 5:9 के रेशियो में है। अगर इनका HCF 11 है तो जो डिफरेंस है दोनों नंबर का वो हमें बताना है। तो दो नंबर हैं, इनका रेशियो जो है वो है मेरा 5:9 है। अगर इन दोनों का जो HCF है वो 11 है, HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही कटता है, उसके बाद रेशियो निकलता है, ठीक है। तो दोनों नंबर अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, HCF से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11×5 = 55 और 11×9 = 99, ये दोनों नंबर हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, माइनस कर देंगे, 44 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर का। 90 नंबर का क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एच। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर, यानी 4/3 πr³। r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो 8 का क्यूब हो गया, डिवाइड बाई 4/3 πr³। इस बार r कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 चुके 8 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 4 चुक 16, 16 चुके 64 होगा, 64 आएगा, यानी 64 होगा टोटल नंबर ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 91 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री बेस के सिलेबस में है, तो कमेंट करके ये मत बोलिएगा कि ये सब नहीं है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आई आइकन पर क्लिक करिए और सिलेबस समझिए, पहले बेस एग्जाम का सारा सिलेबस क्या है, ठीक है। आपको सिलेबस के ऊपर ब्लॉग पोस्ट भी मिल जाएगी, पोस्ट मैंने मेरी वेबसाइट पे है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 10x इस टू, फिर दिया हुआ है मुझे 1060 + 3x इक्वल्स टू यहाँ 1, सॉरी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन इसे सॉल्व कर पाओगे आसानी से। मैंने क्या करा, 10x को उधर भेज दिया, उस साइड भेज दिया, तो इनटू में मतलब उधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर मुझे दिखेगा 10 देन 60 + 3x, इधर हो जाएगा 1/10x, 1/10 थीटा यानी कि cot थीटा, यानी कि ये हो गया मेरा cot x। cot x को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1090 - थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे फाइनली दिस इक्वल्स टू दिस दिखेगा, यानी कि 60 + 3x इक्वल्स टू 90 - x दिखेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 60 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी 30, यानी कि x इक्वल्स टू 15/2, 15/2 यानी कि 7.5, यानी ऑप्शन 2 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 है मेरा 1/5 ऑफ अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 4 आवर्स। 1/5 भाग किसी टैंक का उसे 4 घंटे में लगता है भरने में। किसे? तो पाइप ए को, मतलब पाइप ए जो है वो जो है 1/5 भाग किसी भी टंकी का उसे 4 घंटे में भर देता है, यानी कि टोटल कितनी देर में भरेगा? तो 5 चुके 20, तो 20 आवर्स में वो पूरा भर देगा। कौन भर देगा? पाइप ए। नाउ 2/3 ऑफ द सेम टैंक कैन बी फिल्ड, टिल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फिल्ड होगा, कैन बी फिल्ड इन 10 आवर्स, 10 घंटे में भरा जाता है। तो एक पार्ट कितना होगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो 15 आवर्स में दूसरा पाइप भरेगा जिसका नाम है पाइप बी। तो दोनों मिलके कितना देर में भरेंगे? इजी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 से 60, 15 चौके 60, 4 3 7 हो गया। तो 60/7, 60/7 बोले तो 9 से 63 हो गया, 8 से 56 और 4 60, यानी कि बी नंबर वाला जो आंसर है वही मेरा इसका राइट आंसर होगा।